हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो डेडिकेटेड उन लोगों के लिए है जो लोग सीखना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को कैसे सीखें। यानी कि अगर रेगुलरली आप तैयारी कर रहे हो और आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हो तो वहां से डिस्क्रिप्टिव आप लोग कैसे लिखेंगे। तो कुछ स्टेप्स बता रहा हूं दोस्तों, उन स्टेप्स को बड़े ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 1, जो भी आप रीडिंग कर रहे होते हो, कोई भी आर्टिकल आपने पढ़ा तो आपको मालूम है वो आर्टिकल किसी ना किसी टॉपिक से जरूर होगा। इसका मतलब जैसे कि आप पढ़ रहे हैं वहां पर अब बताया जा रहा है पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट को लेकर, यानी कि एनवायरनमेंट को लेकर चीज है, तो आपको मालूम है अच्छा ये एनवायरनमेंट को लेकर कोई बात की गई है। आपने देखा अच्छा बात हुई आज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को लेकर, या कोई हमने वहां पर जो रेट है बैंक रेट उसमें कुछ बदलाव देखा है, इसका मतलब बात हो रही है वहां पर इकोनॉमी की। आप ऐसे देखते हो आ रहे हैं कि अच्छा तमिलनाडु ने कोई नई हेल्थ स्कीम निकाली है, हमारे हेल्थ सेक्टर को लेकर बात हो रही है। फिर आप देखते हैं किसी प्रकार का कोई जो फ्रॉड हो गया है और वो फ्रॉड हुआ है, कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या कुछ गड़बड़ हो गई, यानी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर कुछ ऐसी करके बात हो रही है। कहने का मतलब है आप जो भी आर्टिकल पढ़ते हो वो किसी एक कैटेगरी से होता है। तो सबसे पहला काम है हमें उस कैटेगरी को समझना। तो अपने दिमाग में हम एक थीम बनाते हैं, थीम सेट करते हैं कि उस कैटेगरी से जुड़ी हुई बातों को ही हमें लिखना है। तो जब आपने पढ़ा तो कुछ बातें तो वहां लिखी होंगी, फिर आप जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखोगे, ओपिनियन लिखोगे, तो उस थीम जो आपने सेट की हुई ना, उस थीम की बातों को भी आप वहां पर लिखते हो। तो हमने एक चीज समझ ली कि ठीक है सर, टॉपिक हमें समझ में आया, टॉपिक दिमाग में लगाया, तो दूसरी हमें हो गई थीम। लिखने का तरीका बताता हूं, 3 स्टेप में लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहला आप 1 से 1.5 लाइन या 2 लाइन लिखेंगे जहां पर आप इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन, जिस भी टॉपिक को लेकर बात की जा रही है उस टॉपिक का आपने वहां पर इंट्रो लिखा, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप आते हैं जो आपका मेन पॉइंट आपको लिखने होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि ऐसा 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 करके होता है। रिजर्वेशन वाला आज आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था, आपको लगता है रिजर्वेशन जो है अब रिलीजन के बेस पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस है तो यस के जवाब दो, नो है तो नो के जवाब दो। आप वो जो भी पॉइंट लिख रहे होंगे वो दोस्तों आपका आ जाता है सेकेंड मेन पॉइंट, जिसको हम कहते हैं दोस्तों मेन बॉडी। ये आपकी मेन बॉडी होती है जो सारे के सारे पॉइंट जो है आपको यहां पर लिखने। आपको ऐसा नहीं करना होता है कि आप कोई हेडिंग डाल रहे हो, मेन बॉडी लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, लेकिन हाँ पहले इंट्रोडक्टरी लाइन होंगी, आपने 1.5 से 2 लाइन की, फिर आप मेन बॉडी लिख रहे होंगे और फिर एंड आते हैं आपको, और एंड में आपको हमेशा वे फॉरवर्ड लिखना होता है। क्या लिखना होता है? वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब हो गया दोस्तों, आप किसी भी समस्या के बारे में डिस्कशन जो हो रहा है उसका एक सोल्यूशन देते हुए कंक्लूजन देते हैं। क्या करते हुए दोस्तों? सोल्यूशन देते हुए आप उसको कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन देंगे। हमेशा किसी भी चीज के बारे में आप पॉइंट जो दे रहे हो, भले किसी के सपोर्ट में या किसी के अपोज में, आप जो भी बातें लिख रहे हैं एंड में आपको उसका अपना एक कंक्लूजन जरूर देना होगा। 1 लाइन, 2 लाइन, 2.5 लाइन तक का, आराम से 3 लाइन तक का भी हो सकता है कंक्लूजन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिस्टमेटिक वे से चलना चाहिए। और जब आप ये सिस्टमेटिक वे से समझ जाते हो तो उसे चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वही जो मैंने कहा टॉपिक। वो टॉपिक जरूर आपके दिमाग में, मतलब स्टिक टू द टॉपिक रहना बहुत जरूरी है, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि पता है होता क्या है, मैं आपको बताता हूं, आपको आज मैं भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, दूंगा लिखे हुए। होता क्या है, टॉपिक की बात हो रही है, जो टॉपिक वहां लिखा हुआ है आपने उसके बारे में सोचा, आप कुछ लिखना शुरू करते हैं, फिर आपके दिमाग में कोई पॉइंट आया, फिर आपने वो लिखना शुरू किया, फिर कोई पॉइंट आया वो लिखना शुरू किया, फिर कोई पॉइंट आया वो लिखना शुरू किया। फिर जब ऊपर से नीचे देखते हो तो आपको एहसास होता है कि नहीं, अगर मैं इस वाली बात को ऐसे यहां पहले लिखता और इस वाली को मैं इसके बाद लिखता तो फिर ये सीक्वेंस थोड़ा सा सही बन रहा होता। ये आपको एहसास कई बार बाद में होगा जब आप शुरुआत करोगे। तो इसके लिए जरूरी होता है कि पहले से ही दिमाग में आप एक रफली आइडिया लेकर चले कि आप क्या क्या लिखना चाहते हैं। मैक्स टू मैक्स आपकी बातें आएंगी तो 4 से 5 पॉइंट की आएंगी, वो आप दिमाग में रखो। अच्छा ठीक है, 5 पॉइंट लिखूंगा, एक मैं ये वाला पॉइंट लिखूंगा, एक ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 बता रहा हूं। अब उसी के इर्द गिर्द ही आपको लाइन बनाकर अपने शब्दों में लिखनी होती है ना। तो ये चीज जो भी टॉपिक है ना उसको दिमाग में पहले ही रख लेना कि यार ये पहले दिमाग में रख लेते ताकि हम इसे लिख पाए अच्छे से। अच्छा, ये पॉइंट हुआ। अब पॉइंट आता है कि इसको तो हमने लिख लेंगे, चलो ठीक है, पॉइंट आया, लिखा। सर हम भाषा कैसे इस्तेमाल करें? क्या वो जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ड्स कैसे होने चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं, वो उसके लिए कोई ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत हाईटेक वर्ड यूज कर रहे हैं। आप इजी शब्दों का इस्तेमाल करें, इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो आपको आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सर हमने टेक्निकल कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर लिया तो क्या हमारा जो ऐसे होगा वो क्या गलत हो जाए? गलत नहीं होगा।
इनफैक्ट अच्छा ही रहेगा, गलत नहीं होगा, लेकिन इजी लिखने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो खराब है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि क्या आप अपने अंदर चल रही दिमाग में जो चीजें हैं उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, लिखकर बता पा रहे हो कि नहीं। ये होता है बेसिकली डिस्क्रिप्टिव का पूरा लॉजिक। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, कुछ में टॉपिक मैंने नोट करें, इसका तरीका बताता हूं। देखो कुछ मैंने टॉपिक नोट करे, जैसे कि दोस्तों आप जब स्टार्ट कर रहे होंगे, यहां पर बड़े ध्यान से देखना, तो स्टार्ट करने में आपके दिमाग में आएगा ना कि हाँ ये कोई टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी लिखनी है, फिर वे फॉरवर्ड लिखना है। मैंने आपको एक चीज हमेशा सिखाई है स्टूडेंट्स को, सबको, कि जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो ना तो कोशिश करो कोई एक यहां पर उससे जुड़ा हुआ एक कोट जरूर लिखो, है ना। जैसे एजुकेशन से जुड़ी बात हो रही है तो एजुकेशन का एक कोई कोट लिख दो कि ये एक बार बोला गया था इनके द्वारा, और फिर उससे जुड़ी हुई बातों को आप कनेक्ट करो, आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सुपर्ब होने लग जाएगी। लेकिन सवाल ये कि सर ऐसे कितने कोट याद रखेंगे, कौन सा कोट एग्जाम में लग पाएगा, क्या पूछा जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा, उसका तरीका मैं बताता हूं। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक लिस्ट बना के दे रहा हूं, ये मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना रखी है, ये आपको दिख रही होगी। ये मैं लिख रहा हूं कि असल में क्या होगा, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कुछ, तो कुछ ही चीजें होंगी, कुछ ही टॉपिक है जिन पर बेस चीजें बनती है, तो मैं वो लिख ले रहा हूं, इसको आप नोट कर लो मेरे सामने, ठीक है। पहला, आर्टिकल या कोई क्वेश्चन बनेगा, या तो कोई एजुकेशन से जुड़ा होगा, कुछ भी पूछा हो बट वो एजुकेशन से जुड़ा होगा। आपको मैं पहले यहां पे टॉपिक लिखवा रहा हूं, इसको लिखो, एजुकेशन हो गया। नंबर 2 लिखो एम्प्लॉयमेंट, फिर लिखो दोस्तों हेल्थ से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है, बात एनवायरमेंट से जुड़ी हुई हो सकती है। लिखते जा रहे हैं, आप लोग भी लिखते जाना दोस्तों, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बात हो सकती है, ठीक है। रिजर्वेशन से जुड़ी हुई बात हो सकती है, आज ही एडिटोरियल के आर्टिकल में पढ़ा था हम लोगों ने। सोशलिज्म से जुड़ी हुई बात हो सकती है, सोशलिज्म, हमने कोई पॉलिसी बनाई, कोई स्टेप लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, लोगों के द्वारा, सोशलिज्म से जुड़ी बात हो सकती है। इकोनॉमी की बात हो सकती है, स्पेशली मैं यहां पर इंडियन बैंकिंग लिख दे रहा हूं, इकोनॉमी भी लिखूंगा, इंडियन बैंकिंग भी लिखूंगा, दोनों के लिए लिखोगे तो अलग अलग कोट होंगे हर किसी के लिए। आपने इकोनॉमी लिख दिया, इकोनॉमी को लेकर बात हो गई है। हम इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर बात कर रहे हैं, ये जो साल चल रहा है दोस्तों G20 का साल है, G20 कंट्रीज के लोग आएंगे इंडिया में, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसको लेकर दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट बनेगा। अब आते हैं हम टेक्नोलॉजी लिखते हैं, है ना, मैंने बताया था कोई फ्रॉड हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, ये सारी की सारी चीजें टेक्नोलॉजी में आ गई। हमारा जुडिशियल सिस्टम, हाँ, कि कोर्ट ने कोई नियम बनाया, कोई कानून बनाया, या फिर कोर्ट के जुडिशियल सिस्टम में, कॉलेजियम सिस्टम में गवर्नमेंट का कितना रोल हो रखा है, कितनी पावर क्या चाहिए, इससे जुड़ी हुई कोई चीजें। तो मैंने जुडिशियल सिस्टम से 3 सिस्टम लिखे, एक जुडिशियल सिस्टम, दूसरा लेजिस्लेटिव सिस्टम, क्योंकि कोई नियम कानून बनता यहीं पर ही है, लेजिस्लेटिव सिस्टम हो गया। तीसरी हमारी सरकार हो गई, यानी कि एग्जीक्यूटिव सिस्टम, ठीक है, तीसरी हो गई सरकार, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, ठीक है। तो 3 सिस्टम मैंने एक साथ लिख दिए। फिर मैंने दोस्तों बताया एक मीडिया, चौथा पिलर जिसे बोला जाता है, फिर वो चाहे प्रिंट हो, फिर वो चाहे दोस्तों डिजिटल हो, चलो दोनों को मैंने लिख दिया ऐसे करके, चाहे फिर वो प्रिंट हो, फिर वो चाहे डिजिटल हो। अगला है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसीज, ध्यान रखो इस पे बेस तो पक्का 100% कोई ना कोई पूछ ही लिया जाता है। टेररिज्म और पीस को लेकर, नेक्स्ट मैंने लिख दिया टेररिज्म एंड पीस। अब असल में अभी भी बहुत से टॉपिक होंगे जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि सर इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक है। टॉपिक कितने भी हो सकते हैं, क्वेश्चन कितने भी तरीके के बन सकते हैं, बट वो टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। जैसे कि हमने कहा कि कोई सोसाइटी में कोई एक पॉइंट हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी को लेकर बात हो रही है, सोशलिज्म में ही आ गया, है ना। हमने साफ सफाई सैनिटेशन करके बात कर दी, हमारी हेल्थ से रिलेटेड कोई बात हो गई, हमने कहा कोविड के टाइम में ऐसी ऐसी करके सिचुएशन थी, मेडिकल प्रोफेशन में ये दिक्कत वो दिक्कत, ऐसे क्या, वो सब हेल्थ में आ गया। अब करना क्या, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं जो इस वीडियो के बाद आपको करना है। गूगल पर लिखोगे
इस तरीके से गूगल पर लिखोगे कोट ऑन और उसके बाद एक एक करके लिखना शुरू करोगे, कोट ऑन एजुकेशन, कोट ऑन एम्प्लॉयमेंट, कोट ऑन हेल्थ। चाहता तो मैं भी लिखकर आपको दे देता, बट इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, सबके लिए इसलिए एक ही कोट हो जाता है। ऐसा मत करना, आप लिखना कोट ऑन एजुकेशन, उसमें से जो आपको कोट अच्छा लगे उसको आप नोट करके लिख लेना। कोट ऑन एनवायरमेंट, जो अच्छा लगे उसको आपको नोट करके लिख लेना। कोट ऑन एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जो अच्छा लगे उसको नोट करके लिख लेना, जो अच्छा लगे जिसको आप याद कर सको। आप अपने हिसाब से हर किसी पर आपके कोट लिखे होने जरूरी है, ये आपकी नोटबुक पे होना जरूरी है। और डेली जब मैं आपको एडिटोरियल का एक क्वेश्चन दूंगा तो आप देखो किस टॉपिक पर बेस ये क्वेश्चन है, उस टॉपिक का आपने वो कोट लिखा और उस टॉपिक से रिलेटेड बातें आपने लिखना शुरू कर दी। बात समझ में आ रही है? इससे होगा क्या कि आपका लिखने का तरीका एकदम सुपर्ब हो जाएगा। और सुनो, कोट का मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी कोट लिख दिया और शुरू हो गए, कनेक्शन बनना जरूरी है। अब मैं आपको देखो एक एग्जांपल देता हूं, बढ़िया एग्जांपल आपको समझ में आएगा। अब जैसे दोस्तों ये क्लाइमेट कंडीशन को लेकर ये आर्टिकल एक स्टूडेंट ने ही लिखा हुआ है, और जो बच्चे पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उन बच्चों के आर्टिकल मैं लिखकर आया हूं आपके लिए। अब जैसे मैं सिखाता हूं तो कैसे लिखते हैं, जैसे कि क्लाइमेट कंडीशंस को लेकर मैंने आर्टिकल दिया तो उन्होंने स्टार्ट किया, देखो कोट से स्टार्ट किया, कह रहे वी वोंट हैव अ सोसाइटी इफ वी डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट, सेड बाय मार्गरेट मीड। अब इन्होंने कहीं से लिखा होगा, मार्गरेट मीड ने एक बार कहा होगा कि वी वोंट हैव अ सोसाइटी, हमारे पास कोई भी सोसाइटी नहीं होगी अगर हम एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब इन्होंने इंट्रो दिया, आवर एनवायरमेंट जो है इज एनरिच है विद मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स है, बट इंस्टीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वपूर्णता को समझने के बजाय वी एक्सप्लॉइट आवर एनवायरमेंट, हम अपने एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं इन अ रेपेशियस मैनर, बुरे तरीके से। एज आवर वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, दुनिया डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है, देयर आर मेनी थ्रेटनिंग इश्यूज है, इट इज ग्रैपलिंग विद, जिससे ये फंस रही है अपने आप को। वन ऑफ देम इज क्लाइमेटिक कंडीशंस, और कई सारे इश्यूज में से एक क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस। अगर आप देखो इन्होंने एक कोट लिखा और इस कोट से कनेक्ट किया इसको और इससे कनेक्ट किए बात, असल में ये क्या कर रही है, इंट्रोडक्शन ही तो इन्होंने दे डाला यहां पर, लिखने का तरीका ही तो है, बहुत सिंपल तरीका। आगे बढ़े, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर एक्सैजरेटिंग एक्सपीडिटिशियली, डे बाय डे बहुत तेजी से बढ़ रही है। द इंक्रीज इन फाइन पार्टिकुलेट मैटर, जो पार्टिकुलेट मैटर में जो तेजी देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज एंड द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर द बिगेस्ट कॉजेज हैं ऑफ दिस प्रॉब्लम के। देयर आर वेरियस ट्रीटीज है, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट हुआ था, बनाया गया था टू कॉम्बैट क्लाइमेट कंडीशंस, क्लाइमेट कंडीशंस से लड़ने के लिए। इट्स मेन एम इज टू कीप द टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, यही तो था मेन एम। ये लिखते कितनी सिंपल भाषा में लिखा है, और ऐसे ही लिखना होता है, कोई ऐसी आंधी तूफान नहीं। बट द रिजल्ट ऑफ देम, बट इसका जो रिजल्ट एग्रीमेंट जो हुआ था, आर डैम्प स्क्विब हुआ। अब डैम्प स्क्विब इन्हें तो पता था, उन्होंने लिख दिया, आपको नहीं पता तो सिंपल आप लिख दो कि फेलियर हो गया। Recently, in order to curb pollution, pollution को कर्ब करने के लिए and to take necessary actions, the UK government announced a climate emergency. इन्होंने climate emergency announce करी है, which attracts the attention of all over the world, जो पूरी दुनिया के attention को attract करता है। Following the UK, now most countries, UK के बाद और भी बहुत सारी countries हैं, take the matter seriously, वो इस matter को अब seriously ले रही हैं। For example, Canada announced to ban on the use of plastic by 2021. कनाडा ने अनाउंस किया था कि वो प्लास्टिक का जो यूज है वो बैन कर देंगे 2021 तक, और अब तो चल रहा है 2023। अब ये वो बच्चा है जिसका सिलेक्शन हो गया, तो मैं उसका वाला लेकर आया था ताकि आपको ये दिखा पाऊं कि आपको पता चले जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है वो कुछ और अलग नहीं लिखता है, वो लिखता ऐसा ही है जैसा आप लिख रहे हैं। बस कॉन्फिडेंट होना है और धीरे धीरे करके सुधारना है। आगे बढ़े, न्यूजीलैंड ऑल्सो बैन द इश्यू ऑफ प्लास्टिक, न्यूजीलैंड ने भी इसको बैन कर दिया। देयर आर वेरियस कन्वेंशंस, कई कन्वेंशंस यानी मीटिंग हुई है जो साइंड हुई बिटवीन द कंट्रीज टू क्लीन आवर ओशियंस एज वेल। दिस मैटर ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस आर ऑल्सो डिस्कस, ये भी डिस्कस इज ऑल्सो डिस्कस, का भी डिस्कशन हुआ है इन द रीसेंट मीटिंग जो G20 इन ओसाका जापान में उस वक्त हुई थी। अब तो देखो इंडिया की बात हो गई है। We can deduce, इसका मतलब हम डिड्यूस कर सकते हैं, यानी ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहां बात हो गई, अब देखो यहां पर इन्होंने लिखा कंक्लूजन, हम कंक्लूजन दे सकते हैं दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस बिकम द टॉप प्रायोरिटी, ये टॉप प्रायोरिटी बन जाती हैं ऑफ ऑल कंट्री, सभी देशों की,
नाउ वी शुड अंडरस्टैंड, और हमें समझने की जरूरत है, हमें समझना चाहिए, इट इज हाई टाइम कि समय आ चुका है। ओनली डिस्कसिंग एंड साइनिंग द कन्वेंशंस आर नॉट इनफ। सिर्फ डिस्कशन करना, सिर्फ साइन करना ही इनफ नहीं है, रदर नेसेसरी एक्शंस आर रिक्वायर्ड। नेसेसरी एक्शंस की जरूरत है, टू टेक, उसको लिए जाने की जरूरत है बाय ऑल नेशंस, है ना। अदरवाइज इट बिकम्स अ ह्यूज थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ्स। अदरवाइज क्या, ह्यूमन लाइफ्स के लिए एक ह्यूज थ्रेट बनता चला जाएगा। ये एक सेंस है। असल में देखा तो उन्होंने कंक्लूजन यहां पर दे दिया। इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल भाषा में इसको लिख दिया है। इस तरीके से दोस्तों हमने इसे कर लिया। सबको समझ में आया? अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे सर ये ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट क्यों है? ये करेक्ट नहीं था ग्रामेटिकली पूरा, बाद में मैंने इसे कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आज आपको सिखाना था। एक और मैं लेकर आया था, उसी दौरान एक और स्टूडेंट है जिसने ये लिखा था, और देखो उसने भी इसको लेकर ही लिखा था। इन्होंने स्टार्ट किया ऐसे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज एन इनक्यूरेबल डिजीज है, इट कैन ओनली बी प्रिवेंटेड, इसे रोका जा सकता है, वन सेड बाय बैरी कॉमनर। इस तरीके से आपने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद इन्होंने कहा टुडे वी कैन सी, हम देख सकते हैं वेरी ह्यूज एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं ओवर द वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस सच एज नेचुरल रिसोर्सेज दैट विल कन्वर्ट इनटू पॉइजनस गैसेस, जो पॉइजनस गैसेस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं नेचर को बिकॉज ऑफ ह्यूज क्लाइमेट चेंज की वजह से। एंड एयर एंड वाटर पोल्यूशन विच कॉज, जिसकी वजह से क्या हो रही है, डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, डेथ हो रही है, एज वेल एज अदर क्रिएचर्स की डेथ हो रही है। इन्होंने क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन कितना कमाल का, बड़ा सिंपल भाषा में दे दिया। आगे बढ़े, इफ वी टॉक अबाउट ओनली आवर कंट्रीज नेचर, अगर हम कंट्री के नेचर की ही बात करें और एनवायरमेंट की, डे टू डे आवर कंट्रीज कंडीशन इज बिकमिंग वेरी सीवियर एंड वर्स्ट, वेरी सीवियर और वर्स्ट होती चली जा रही है। एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया रैंक्स 177 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, नीचे से आ रहे हैं तीसरी पोजीशन पे। दिस रिपोर्ट गेव बाय येल यूनिवर्सिटी, ये रिपोर्ट येल यूनिवर्सिटी के द्वारा आई है। नेक्स्ट आगे, मेनी डेवलपिंग कंट्रीज जो है आर ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इससे ओवरकम करने के लिए दे मेड एन अग्रीमेंट, उन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया नोन एज द पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट ऑन 12 दिसंबर 2015। जरा सोचो, है वही बात, लिखने का तरीका सबका अलग अलग है और बड़ा ही आसान भाषा में ही लिखा है। टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी, अब देखो इसको अपने कंक्लूजन, देखो सबके कंक्लूजन के तरीके अलग हैं। टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी, इस एबिलिटी को मजबूत करने के लिए, टू डील विद द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को डील करने के लिए, अंडर दिस पेरिस एग्रीमेंट वन मस्ट डिटरमाइन, तो व्यक्ति को क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि वन मस्ट डिटरमाइन, प्लान एंड रेगुलरली रिपोर्ट करना चाहिए ऑन द कंट्रीब्यूशन टू मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को वो मिटिगेट यानी कम कर पाए। Since the Paris Climate Accord जो है leads to a global effort, इससे global effort हो पा रहा है to help our environment, but some issues, but कुछ issues जो है is created, दो गड़बड़ हो गए, some issues are created, आर कर लेना यहां पर, ये भूल गया हूं मैं ही खुद। The US government has recently withdrawn from this agreement। अब देखो यार, इन्होंने ये लिखा तो है, अब यहां पर कंक्लूजन तो नहीं बन पा रहा है, आप क्या करो, हटा दो इस चीज को, अब क्या करो, इसे हटा दो। अब समझ में आया दोस्तों कि यार लिखा इन्होंने भी ऐसा है, लिखा उन्होंने भी ऐसा है, एक बड़ा अंतर आ गया यहां पर, बड़ा अंतर ये आ गया, कंक्लूजन इन्होंने उस हिसाब से नहीं दिया। अगर इन्होंने ये लाइन यहां लिख दी होती और ये लाइन इन्होंने बाद में लिख दी होती तो बहुत बढ़िया कंक्लूजन आ जाता। ये एग्जैक्टली वैसा ही होता है दोस्तों, जैसे कि जब आपने पहले सोचा कि हम लिखते हैं और आपने लिखना शुरू किया, फिर आपको दिमाग में आई गया, आपने वो लिख दिया, दिमाग में आई, आपने वो लिख दिया, फिर लगा थोड़ी देर बाद नहीं, इसको हम पहले लिख देते, इसको बाद में लिखते तो बढ़िया होता। यही वो सिचुएशन इस वाले आंसर में है। ऐसे करके आपको सीखना है, तो पहले आपने दिमाग में लगाना है क्या टॉपिक है, उस टॉपिक पर एक कोट आया, कोट लिखना है, इंट्रोडक्शन दिया, मेन सारी बातें लिखी और एंड में कंक्लूजन, कंक्लूजन में हमेशा उसका सोल्यूशन देना है। जैसे कि यहां पर ये सोल्यूशन दिया गया, यहां होता और इधर आएंगे तो यहां पर भी दोस्तों ये सोल्यूशन ही दिया है। वी कैन डिड्यूस, हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, डिड्यूस मतलब निष्कर्ष निकालना। तो मुझे बताना आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमें इसे करना है, किस तरीके से हमें इसे सीखना है। ये वो है जो टॉपिक जिन पर बेस ही, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं आएगा। कोट आपको अपने हिसाब से अपने अपने निकालने हैं। इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद मेन बॉडी आएगी, फिर आपका वे फॉरवर्ड यानी कि सोल्यूशन आएगा जहां पर आप इसका कंक्लूजन लिख रहे होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे लिखते हैं। अगला वीडियो दोस्तों मैं बनाऊंगा
अगर आप कहोगे तो कमेंट करके मुझे बताना। तो अगर आप कहोगे तो मैं बताऊंगा लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फोन ही है तो भी आप कीबोर्ड को कनेक्ट करें और कीबोर्ड के से ही कैसे डिस्क्रिप्टिव लिखने की प्रैक्टिस करें। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, हाँ आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं डेफिनेटली 100% बनाऊंगा, ठीक है। उसके लिए कमेंट कर देना। अच्छा लगा सेशन, लाइक बटन में जरूर प्रेस करना और एक बात जरूर लिखना, चाहे कुछ भी हो जाए, 2023 इज माई सिलेक्शन ईयर, ये आप जरूर लिखना। हर वो संभव प्रयास करूंगा जिसकी आपको जरूरत है वो आप तक पहुंचाने की, ठीक है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखते हैं उससे लेकर आप लोगों की रेगुलर जो तैयारी चल रही है उसको लेकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम मैंने चैनल बना रखा है सिर्फ पीडीएफ के लिए। आप क्या लिखना, उसमें ऐसे लिखना पीडीएफ बाय विशाल परिहार, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। पीडीएफ बाय विशाल परिहार में सिर्फ पीडीएफ है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश अपडेटर भी देता हूं, है ना, और बाकी सारी पीडीएफ भी आपको दे देता हूं। तो डिस्क्रिप्टिव भी हम कभी कभी लिख रहे होंगे या पुराने जो स्टूडेंट्स के डिस्क्रिप्टिव भी है ना, तो मैं वो इसी में डालता रहूंगा ताकि उसमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ पीडीएफ मिलती है, इजीली आप उसे ले पाओ। तो इसको सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश अपडेटर चाहिए तो इंग्लिश अपडेटर के लिए यूट्यूब पर सर्च करना इंग्लिश अपडेटर बाय विशाल सर या विशाल परिहार, आपको वीडियो मिल जाएगा। इंग्लिश अपडेटर से आप प्रैक्टिस करो रेगुलरली, उसकी पीडीएफ में मैं देता रहता हूं, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।